नेक्स्ट अब हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे, लिवर एंड गॉल ब्लैडर। सबसे पहले लिवर एंड बाइल डक्ट्स के बारे में बताया गया है कि जो नॉर्मल एडल्ट लिवर है उसका वेट होता है 1400 से 1600 ग्राम। इसको डुअल ब्लड सप्लाई होती है जिसमें पोर्टल वेन जो है 60% से 70% हेपेटिक ब्लड फ्लो लेके जाती है और हेपेटिक आर्टरी जो है ये सप्लाई करती है रिमेनिंग 30% से 40%। पोर्टल वेन और जो हेपेटिक आर्टरी हैं ये इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ लिवर से एंटर करती हैं थ्रू द हाइलम या फिर जिसको हम पोर्टा हेपेटिस कहते हैं। अब लिवर के अंदर ब्रांचेस जो हैं पोर्टल वेन्स की, हेपेटिक आर्टरीज की, बाइल डक्ट्स, ये सारी ट्रैवल करती हैं पैरेलल विद द पोर्टल ट्रैक और ये रेमिफाई करेंगी वेरिएबली थ्रू 10 to 12 ऑर्डर ऑफ ब्रांचेस। मोस्ट जो कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं हम टू डिस्क्राइब द हेपेटिक माइक्रो आर्किटेक्चर वो उसके लोब्यूलर मॉडल पे बेस्ड है। ठीक है, अगर हम फिगर देखें 16.1 तो इस फिगर में ये मॉडल दिखाया गया है लिवर एनाटॉमी का। लोब्यूलर मॉडल में जो टर्मिनल हेपेटिक वेन है ये सेंट्रल होती है, ठीक है, सेंटर ऑफ द लोब्यूल में होगी, जबकि जो पोर्टल ट्रैक्स हैं ये पेरिफेरी पे मौजूद है। अब पैथोलॉजिस्ट ऑफन रेफर करते हैं रीजन्स ऑफ पैरेन्काइमा को एज पेरीपोर्टल एंड सेंट्री लोब्यूलर। ठीक है, वो उसको पेरीपोर्टल और सेंट्री लोब्यूलर की तरह इसको पैरेन्काइमा को डिनोट करते हैं, रेफर करते हैं। अब जो एसएनआर मॉडल होता है उसमें ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड फ्लो 3 जोन्स डिफाइन हुए हैं। ये पूरा इसमें लोब्यूल है जबकि ये वाला रीजन है एसिनस। अब एसिनस में 3 जोन हैं, ये जोन 1, 2 एंड 3। जो जोन 1 होता है ज़्यादा क्लोजेस्ट है टू द ब्लड सप्लाई, जबकि जोन 3 बहुत इस ब्लड सप्लाई से दूर है, फारदेस्ट है। ठीक है, अब इस मॉडल ने जो है डिवाइड कर दिया है लिवर को लोब्यूल्स के अंदर 1 to 2 माइक्रोमीटर डायमीटर की। ठीक है, लोब्यूल्स होती हैं जो कि सेंटर्ड हैं ऑन द टर्मिनल ट्राइब्यूटरी ऑफ द हेपेटिक वेन। ठीक है, बीच में ये सेंट्रल वेन है और साइड्स में जो है पेरीफ्री पे ये डिमार्केट हुई हैं बाय द पोर्टल ट्रैक्स एट द पेरीफ्री। अब इस तरह के ये लोब्यूल्स जो है ये ड्रॉ होते हैं एज अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, जिस तरह यहाँ दिखाया गया है। नॉनथलेस इट इज़ यूजफुल सिंप्लीफिकेशन। अ सेकंड मॉडल डिवाइड्स द लिवर इनटू ट्रायंगुलर एसिनाई। ठीक है, ये सेकंड मॉडल है जिसको हमने एसिनस कहा है, फिगर में शोन है। ये इसकी हेपेटोसाइट्स की पोजीशन पे बेस्ड है रिलेटिव टू देयर ब्लड सप्लाई, यानी हेपेटोसाइट्स जो है इनमें ये 3 जोन है, यहाँ पे ज़्यादा ब्लड सप्लाई है और यहाँ पे थर्ड जोन में लोवेस्ट। अच्छा, अब इसमें जो हेपेटोसाइट्स इन द विसिनिटी ऑफ टर्मिनल हेपेटिक वेन इसके करीब है उनको हम कहते हैं सेंट्री लोबुलर हेपेटोसाइट, और जो पोर्टल ट्रैक के करीब है इनको हम कहेंगे पेरीपोर्टल हेपेटोसाइट्स। अब ये जो डिवीज़न होती है पैरेन्काइमा की, इस लोबुलर पैरेन्काइमा की जोन्स के अंदर, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है क्योंकि हर एक जो जोन है ये डिफ़र करेगा विथ रिस्पेक्ट टू इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के हिसाब से, और इसमें जित ससेप्टिबिलिटी टू सर्टेन फॉर्म्स ऑफ हेपेटिक इंजरी, तो वो तीनों में जो है डिफरेंट डिफरेंट होंगी। लोब्यूल के अंदर हेपेटोसाइट ऑर्गेनाइज हुए हैं अनास्टमोजिंग शीट्स या प्लेट्स की फॉर्म में, जो कि एक्सटेंड करेंगी पोर्टल ट्रैक से लेके टर्मिनल हेपेटिक वेन तक। अब इन ट्रेबिकुलर प्लेट्स ऑफ हेपेटोसाइट्स के दरमियान वास्कुलर साइनोसॉइड्स होती हैं। ब्लड जो है ये ट्रैवर्स करता है उन साइनोसॉइड से और फिर एग्जिट करेगा टर्मिनल हेपेटिक वेन से थ्रू द न्यूमरस ओरिफाइसेस इन द वेन वॉल। तो इस तरह से ये जो हेपेटोसाइट्स होते हैं ना, ये बाथ हुए हुए होते हैं वेल मिक्स्ड पोर्टल वीनस ब्लड के अंदर भी ऑन द वन साइड और हेपेटिक आर्टीरियल ब्लड ऑन द अदर साइड। ठीक है, इसमें ये बात हुए हुए होते हैं। तो साइनोसॉइड्स जो है ये लाइन हुई हुई होती है फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम के साथ, जो कि ओवरलाई करेगी पेरीसाइनोसॉइडल स्पेस को, स्पेस ऑफ डिसी हम जिसको कहते हैं, जिसमें बहुत सारे एबंडेंट हेपेटोसाइट माइक्रोविलाई प्रोट्रूड करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये जूम इन व्यू दिखाया गया है साइनोसॉइडल लूमेन का, जो कि देखें हमें नज़र आ रहा है। इसमें फेनेस्ट्रेटेड ये एंडोथेलियम है और ये ओवरलाई कर रही है पेरीसाइनोसॉइडल स्पेस को, इस स्पेस को जिसको हम स्पेस ऑफ डिसी कहते हैं, जिसमें बहुत से ये हेपेटोसाइट के माइक्रोविलाई प्रोट्रूड कर रहे हैं। अब इसका जो ये ल्यूमिनल साइड है, ल्यूमिनल फेस इस साइनोसाइड्स का, यहाँ पे हमें स्कैटर्ड ये कपफर सेल्स मिलते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड लॉन्ग लिव्ड टिश्यू मैक्रोफेजेस होते हैं और ये अराइज करते हैं अर्ली इन द एम्ब्रियोजेनेसिस। एक और जो इसमें स्पेशलाइज्ड सेल टाइप है वो है हेपेटिक स्टीलेट सेल्स। ठीक है, यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं स्टीलेट सेल्स, ये हमें स्पेस ऑफ डिसी में मिलते हैं, ये दोनों स्पेस ऑफ डिसी हैं और इनका जो रोल है ये स्टोरेज करते हैं विटामिन ए की। तो बहुत अब इन हेपेटोसाइट्स के बीच में जो है एबटिंग हेपेटोसाइट्स के दरमियान हमारे पास बाइल कैनालिकुलाई होती हैं जो कि चैनल्स हैं 1 to 2 माइक्रोमीटर डायमीटर के। ठीक है, और ये बनते हैं बाय द ग्रूव्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एडजेसेंट हेपेटोसाइट। ठीक है, हर एक जो एडजेसेंट हेपेटोसाइट है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्रूव आ गया है और उसमें से ये पास कर रही हैं बाइल कैनालिकुलाई, और ये आपस में सेपरेट हुआ है बाय द वास्कुलर स्पेस बाय टाइट जंक्शन। ठीक है, वास्कुलर स्पेस से ये टाइट जंक्शन की मदद से सेपरेट हुआ है।
अब ये चैनल्स जाके ड्रेन करेंगे सक्सेसिवली इनटू द इंट्रालोबुलर कनाल ऑफ हेरिंग, ठीक है, इस कनाल ऑफ हेरिंग में ड्रेन करेंगे, फिर पेरीपोर्टल बाइल डक्ट्यूल के अंदर, और फिर फाइनली ये इस टर्मिनल बाइल डक्ट में विद इन द पोर्टल ट्रैक जाके ड्रेन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे जनरल फीचर्स ऑफ द लिवर डिजीज़। तो जो मेजर प्राइमरी डिजीज़ हैं लिवर की वो है वायरल हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। लिवर जो है ये ऑल्सो फ्रीक्वेंटली डैमेज हो जाता है सेकेंडरीली इन वेराइटी ऑफ कॉमन डिसऑर्डर्स, जैसे कार्डियक डिजीज़ में डैमेज होता है, डाइसेमिनेटेड कैंसर में और एक्स्ट्रा हेपेटिक इन्फेक्शंस में। फंक्शनल रिजर्व जो है लिवर का वो मास्क कर देता है क्लिनिकल इम्पैक्ट ऑफ माइल्ड लिवर डैमेज, थोड़ा बहुत होगा तो वो उसको मास्क कर देगा क्योंकि इसमें फंक्शनल रिजर्व होता है। लेकिन अगर सीवियर डिफ्यूज लिवर डिजीज़ हो गई तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्सिक्वेंस करवा सकती है। विद द रेयर एक्सेप्शन ऑफ द फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर, लिवर डिजीज इज एन इंसीडियस प्रोसेस जिसमें साइंस और सिम्टम्स जो है हेपेटिक डीकम्पनसेशन के अपीयर करेंगे वीक्स से लेके मंथ या इवन सालों के बाद ऑनसेट ऑफ इंजरी के, ठीक है, बहुत टाइम के बाद इंसीडियसली ये अपीयर करेंगे। अब हेपेटिक इंजरी जो है वो इम्परसेप्टेबल होती है टू द पेशेंट और मैनिफेस्ट करेगी सिर्फ जब लैब टेस्ट की हमें एबनॉर्मलिटीज़ मिलेंगी। 16.1 फिगर में टेबल में गिवन है हमारे पास लेबॉर्ट्री इवेल्यूशन लिवर डिजीज़ की। यहाँ पे टेस्ट कैटेगरी मेंशन है सारी और ब्लड मेजरमेंट। हेपेटोसाइट की इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए हम साइटोसोलिक हेपेटोसेलुलर एंजाइम देखते हैं, चेक करते हैं, और अगर ये एलिवेटेड होंगे एंजाइम्स तो इसका मतलब है कोई लिवर डिजीज़ है। जैसे सीरम एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, सीरम एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज, सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, ये इंटेग्रिटी हेपेटोसाइट की डिनोट करेंगे। फिर बिलियरी एक्सक्रीटरी फंक्शन को चेक करने के लिए हम सब्सटेंसेस जो नॉर्मली सिक्रीट होते हैं बाइल में वो अगर एलिवेटेड होंगे तो उससे हमें डिजीज़ इंडिकेट होगी। जैसे सीरम बिलिरुबिन जो है उसमें टोटल और डायरेक्ट होता है, टोटल जो है उसमें अनकॉन्जुगेटेड प्लस कॉन्जुगेटेड हम चेक करेंगे और डायरेक्ट में सिर्फ हम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन चेक करते हैं। यूरिन में भी बिलिरुबिन चेक करेंगे और सीरम में बाइल एसिड्स भी चेक करेंगे। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंजाइम्स जो कि जब बाइल कैनालिकुलर डैमेज होती है तो रिलीज़ होते हैं, ये भी एलिवेटेड होंगे तो डिजीज़ को इंडिकेट करेंगे। जैसे कि सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज, सीरम गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज, ये सीरम गामा जीटी जो है ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, कॉमनली यूज़ किया जाता है टेस्ट में। हेपेटोसाइट के फंक्शन को अब टेस्ट करने के लिए हम ब्लड के अंदर जो प्रोटीन सिक्रीट होंगे उनको चेक करेंगे। जैसे अगर सीरम एल्बुमिन एलिवेटेड है तो मतलब हेपेटोसाइट का फंक्शन जो है डिस्टर्ब हुआ है, कोई लिवर डिजीज़ है। या अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाता है, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। इसके अलावा हेपेटोसाइट को मेटाबॉलिज्म चेक करने के लिए हम सीरम अमोनिया चेक करेंगे, वो भी इंक्रीज होगी तो मतलब कोई लिवर डिजीज़ है। या अमाइनोपायरिन ब्रेथ टेस्ट करते हैं जिसमें हेपेटिक डीमेथाइलेशन की जाती है, तो अगर ये हमें डिक्रीज़ मिलेगा इसका मतलब है कि लिवर डिजीज़ है। ठीक है, तो हमने देखा कि लैब टेस्ट की एबनॉर्मलिटी से हमें जो है मैनिफेस्टेशंस मिलती हैं हेपेटिक इंजरी की, और लिवर इंजरी और जो हीलिंग है ये भी सब क्लिनिकल हो सकते हैं। तो हैंस इंडिविजुअल्स जिनको हेपेटिक एबनॉर्मलिटीज़ हैं जो कि रेफ़र किए जाते हैं हेपेटोलॉजिस्ट के पास, तो वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली उनको क्रोनिक लिवर डिजीज़ होती है, क्योंकि माइल्ड जो डिजीज़ होगी वो सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करेगी। ठीक है, क्रोनिकली जो है सिम्टम्स आएंगे और फिर वो पेशेंट डॉक्टर के पास विजिट करेगा। अब जो मैकेनिज्म होते हैं इंजरी एंड रिपेयर के वो डिस्कस कर लेते हैं। इंजर्ड जो हमारे हेपेटोसाइट्स हैं ये सेवरल पोटेंशियली रिवर्सिबल चेंजेस शो करते हैं, जैसे कि उनमें फ़ैट की एक्यूमुलेशन हो जाती है, बिलिरुबिन की, इसको कोलेस्टेसिस कहते हैं। जब इंजरी रिवर्सिबल नहीं होगी तो हेपेटोसाइट्स डाई कर जाएंगे, उनमें नेक्रोसिस हो जाएगी या अपोप्टोसिस होगी। ठीक है, रिवर्सिबल होंगे तो वो फैट वगैरह की एक्यूमुलेशन शो करेंगे, बिलिरुबिन की भी। अब नेक्रोसिस याद रखिएगा कि जब हेपेटिक इंजरी हो जाती है हाइपोक्सिया की वजह से या इस्कीमिया की वजह से तो उससे नेक्रोसिस हो जाती है, कॉमनली देखा गया है हेपेटिक इंजरी में। इस फिगर में देखिए हेपेटोसाइट की नेक्रोसिस हो गई है। PASD स्टेंट बायोप्सी है पेशेंट की जिसको एक्यूट हेपेटाइटिस बी थी। इसमें क्लस्टर ऑफ पिगमेंटेड हेपेटोसाइट्स हमें नज़र आ रहे हैं यूजिनोफिलिक साइटोप्लाज्म के साथ, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हेपेटोसाइट्स में नेक्रोसिस हो गई है। PASD मतलब पीरियोडिक एसिड शिप स्टेन आफ्टर द डिस्टेज डाइजेशन। ठीक है, आफ्टर द डिस्टेज डाइजेशन ये स्टेन किया गया। अपोप्टोटिक सेल्स जो है ये प्रीडोमिनेट करते हैं वायरल, ऑटोइम्यून और ड्रग एंड टॉक्सिन इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस में। ठीक है, उसमें हमें अपोप्टोटिक सेल डेथ मिलती है। इस फिगर में दिखाया गया है ये हेपेटोसाइट की अपोप्टोसिस हो गई है। ये बायोप्सी जो है पेशेंट की ली गई जिसको लोबुलर हेपेटाइटिस हो गई क्रोनिक हेपेटाइटिस सी की वजह से। ठीक है, जिसमें हमें ये स्कैटर्ड अपोप्टोटिक हेपेटोसाइट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये एसिडोफिलिक बॉडीज़ हैं जो सिंगल एरोस शो कर रहे हैं, ये दोनों एसिडोफिलिक बॉडीज़ हैं। और इसमें हमें पैची इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट भी मिल रहा है जो कि ये डबल एरो शो कर रहा है।
वाइड स्प्रेड डेथ हेपेटोसाइट्स की जो है प्रोड्यूस करेगी कॉन्फ्लुएंट नेक्रोसिस। तो ये हमें जो है नज़र आएगा अक्यूट टॉक्सिक और या फिर इस्कीमिक इंजरीज जब हो जाए, या सिवियर क्रोनिक वायरल या फिर ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में हमें मिलता है। ठीक है, कॉन्फ्लुएंट नेक्रोसिस हो सकती है। तो कॉन्फ्लुएंट नेक्रोसिस जो है ये बिगिन होगी, हमें जोन ऑफ हेपेटोसाइट मिलेगा, ड्रॉप आउट हो जाएगा अराउंड द सेंट्रल वेन। ठीक है, सेंट्रल वेन के अराउंड। जैसे ही सिवियरिटी नेक्रोसिस की बढ़ती जाएगी, नेक्रोसिस अगर सिवियर होती जाएगी तो ये ब्रिज कर जाएगा सेंट्रल वेन्स को और पोर्टल ट्रैक्ट्स को, या इवन एडजेसेंट पोर्टल ट्रैक्ट्स को भी ये ब्रिज कर देगा। लॉस्ट हेपेटोसाइट्स की रीजनरेशन जो है वो प्राइमरीली माइटोटिक रेप्लिकेशन के साथ होगी। जब माइटोटिक रेप्लिकेशन होगी हेपेटोसाइट्स की एडजेसेंट टू दोज दैट हैव डाइड। ठीक है, जो डाई कर गए उनके साथ जो है उनकी माइटोटिक बाकियों की माइटोटिक रेप्लिकेशन होगी। अब जो मोर सिवियर फॉर्म है एक्यूट लिवर इंजरी की, तो उसमें जो हेपेटिक स्टेम सेल्स लोकेटेड होते हैं नाइकी में नियर द कनाल ऑफ हेरिंग, वो भी डिवाइड करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन स्टेम सेल्स की कंट्रीब्यूशन टू रिप्लेनिशमेंट ऑफ द हेपेटोसाइट इन द सेटिंग ऑफ अक्यूट लिवर डैमेज रिमेंस अनसर्टेन। ठीक है, अभी तक ये बात अनसर्टेन है। लॉन्ग स्टैंडिंग जो क्रोनिक लिवर डिजीज़ होती है, हाउएवर उसमें हमें क्लियर एविडेंस मिलता है कि स्टेम सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं और बनाते हैं सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द पैरेनकाइमल रीस्टोरेशन। उसको रिस्टोर करते हैं प्रोबेबली रेप्लिकेटिव सेनेसेंस ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग हेपेटोसाइट्स के बाद। ठीक है, ये क्रोनिक में हो रहा है, एक्टिव का अभी तक नहीं पता, कंफर्म नहीं है। अक्यूट में, अक्यूट लिवर इंजरी का, क्रोनिक में तो होगा लेकिन अक्यूट का नहीं कंफर्म। अब जो इन टिश्यू स्टेम सेल्स की जो प्रोजेनी है, डिफरेंशिएटिंग प्रोजेनी, ये प्रोड्यूस कर देगी एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम डक्टुलर रिएक्शंस कहते हैं। ये मॉर्फोलॉजिकल मार्कर होता है स्टेम सेल मेडिएटेड लिवर रीजनरेशन का। नेक्स्ट इसके बाद है स्कार फॉर्मेशन जो है वो फॉलो करेगी वेरी सिवियर अक्यूट इंजरी के बाद। स्कार बन जाएगा, लेकिन ये ज़्यादातर जब क्रोनिक इंजरी होती है उसके रिएक्शन के तौर पे जो है स्कार फॉर्मेशन होती है मोर ऑफनली। अब जो प्रिंसिपल साइट, इसमें जो प्रिंसिपल सेल टाइप होता है जो कि स्कार की डिपोजिशन में इन्वॉल्व होता है, वो याद रखिएगा, जो हम फिगर में भी देख के आए हैं, पेरीसाइनोसॉइडल हेपेटिक स्टीलेट सेल्स होते हैं। यहाँ पे जो है स्कार की डिपोजिशन होगी। लिवर इंजरी के बाद स्टीलेट सेल्स जो हैं ये बहुत एक्टिवेटेड हो जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे हाईली फाइब्रोजेनिक मायोफाइब्रोब्लास्ट के अंदर, जो कि फाइब्रस स्कार प्रोड्यूस कर देगा। स्टीलेट सेल्स की एक्टिवेशन जो है इन्वॉल्व करती है कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन द कप्फर सेल्स, हेपेटोसाइट्स और इन्फ्लामेटरी सेल्स, इनके दरमियान इंटरेक्शन होगा। जब बहुत ज़्यादा सिवियर इंजरी होगी तो वो डेथ करवा देगा लार्ज नंबर ऑफ हेपेटोसाइट्स का और लिवर सेल्स का ड्रॉप आउट हो जाएगा। तो इसमें हमें कोलैप्स में मिल सकता है अंडरलाइंग रेटिक्यूलिन का। तो ये प्रिक्लूड कर देगा ऑर्डरली रीजनरेशन ऑफ हेपेटोसाइट। ठीक है, उनकी अब ऑर्डरली रीजनरेशन नहीं हो पाएगी क्योंकि अब रेटिकुलिन भी जो है वो भी कोलैप्स कर रहा है इसकी वजह से। अब इस तरह के केसेस में स्टीलेट सेल्स की एक्टिवेशन और जो एरियाज़ होते हैं लिवर सेल लॉस के, वो रिप्लेस हो जाएंगे फाइब्रस सेप्टा के साथ। इवेंचुअली अब इस तरह के जो फाइब्रस सेप्टा हैं ये इनसर्कल कर देंगे सर्वाइविंग और रीजनरेटिंग हेपेटोसाइट्स को। ठीक है, इन द लेट स्टेज क्रोनिक लिवर डिजीज़। और इसी की जो है बहुत सी फॉर्म को हम सिरोसिस की तरह डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, इसको सिरोसिस कहेंगे। तो इन्फ्लामेशन और इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस जो है इन्वॉल्व होते हैं बहुत सी लिवर डिजीज़ की फॉर्म्स में। सिस्टेमिक जो इन्फ्लामेशन है ये अल्टर कर देती है मेटाबॉलिक और बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ हमारे लिवर की, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होगी अक्यूट फेज रिएक्टेंट्स की, जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीरम अमाइलॉइड ए प्रोटीन जो कि अमाइलॉइड का ही कोई प्रिकर्सर फॉर्म है। इसके अलावा हेप्सिडिन जो कि की रेगुलेटर है आयरन मेटाबॉलिज्म का, हम पढ़ चुके हैं। तो जैसे हम आप डिस्कस करेंगे एडाप्टिव इम्यून सेल्स जो है ना ये भी क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं वायरल हेपेटाइटिस में, जिसमें CD4 और CD8 टी सेल्स जो हैं ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पार्टिकुलर रोल प्ले करेंगे इन द इरेडिकेशन ऑफ द वायरस इन्फेक्टेड हेपेटोसाइट्स। ठीक है, और क्रोनिक डिजीज़ यानी लिवर इंजरी में भी ये टी सेल्स जो है रोल प्ले करेंगे। ये हम सारा डिटेल में देखेंगे आगे। सबसे पहले जो इसमें हमारा टॉपिक है वो है अक्यूट लिवर फेलियर। अच्छा, लिवर फेलियर है टॉपिक। सबसे पहले बताया गया कि मोस्ट जो सिवियर क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंस होता है लिवर डिजीज़ का वो है लिवर फेलियर। तो ये प्राइमरीली 3 क्लिनिकल सिनेरियोज में होता है, अक्यूट, क्रोनिक एंड अक्यूट ऑन क्रोनिक लिवर फेलियर। सबसे पहला है अक्यूट लिवर फेलियर। ये डिफाइन हुआ है कि लिवर डिजीज़ हो जो प्रोड्यूस कर दे हेपेटिक इंसेफेलोपैथी 6 मंथ्स के अंदर ऑफ द इनिशियल डायग्नोसिस, तो उसको हम अक्यूट लिवर फेलियर कहेंगे। ठीक है, लिवर डिजीज़ हुई और उसने 6 मंथ में हेपेटिक इंसेफेलोपैथी करवा दी तो इनिशियल डायग्नोसिस में, तो ये अक्यूट लिवर फेलियर है। इस कंडीशन को हम फल्मिनेंट लिवर फेलियर भी कहते हैं।
जब इंसेफेलोपैथी डेवलप कर जाएगी 2 हफ्तों के अंदर ऑफ द ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस। एंड एज अ सब फल्मिनेंट लिवर फेलियर भी कह सकते हैं जब इंसेफेलोपैथी डेवलप करेगी 3 महीनों के अंदर। ठीक है, वो 2 हफ्तों के अंदर जॉन्डिस के डेवलप करने के बाद, और ये इंसेफेलोपैथी के तीन महीनों के अंदर, तो हम उसको सब फल्मिनेंट कहेंगे, मतलब 3 महीनों में इंसेफेलोपैथी हो रही है। अब यूएस में एक्सीडेंटल या डेलिबरेट जो इंजेक्शन है एसिटामिनोफेन की, ये अकाउंट करती है 50% ऑफ द केसेस ऑफ एक्यूट लिवर फेलियर इसी वजह से होते हैं। जबकि ऑटो इम्यून हेपाटाइटिस या ड्रग्स और टॉक्सिन्स और एक्यूट हेपाटाइटिस ए और बी का इन्फेक्शन, ये बाकी के केसेस अकाउंट करता है। वैसे 50% एसिटामिनोफेन की वजह से होता है। अब एशिया में जो है एक्यूट हेपाटाइटिस बी और ई जो है ये प्रीडोमिनेंट कॉज हैं एक्यूट लिवर फेलियर के। मॉर्फोलॉजी में हमें एक्यूट लिवर फेलियर में याद रखिएगा जो क्लिनिकल सिंड्रोम मिलता है वो उसके एनाटॉमिकली और हिस्टोलॉजिकली ही रिफ्लेक्ट होता है एज अ मैसिव हेपेटिक नेक्रोसिस। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैसिव हेपेटिक नेक्रोसिस हो जाएगी, लिवर छोटा सा हो जाएगा, श्रंकन, क्योंकि उसका पैरेन्काइमा लॉस हो गया है। अगर हम ये फिगर देखें, इसमें हमारे पास दिखाया गया है ए फिगर में कि लिवर जो है स्मॉल हो गया है 700 ग्राम, बाइल स्टेन्ड है, सॉफ्ट है और कंजेस्टेड नज़र आ रहा है मैसिव लिवर नेक्रोसिस में। अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे एक्यूट लिवर फेलियर में हमें लार्ज जोन्स मिलेंगे डिस्ट्रक्शन के, जो कि सराउंड कर रहे होंगे ओकेजनल आइलैंड ऑफ रीजनरेटिंग हेपेटोसाइट। ठीक है, बीच में जो है रीजनरेट कर रहे हैं हेपेटोसाइट, सराउंडिंग में उसमें बड़े बड़े से डिस्ट्रक्शन के जोन हमें मिलेंगे। तो 16.4 इस बी फिगर में देखें, यहाँ पे हेपेटोसेलुलर नेक्रोसिस हो गई है जो एसिटामिनोफेन के ओवरडोज की वजह से हुआ है। कॉन्फ्लुएंट नेक्रोसिस हमें नज़र आ रही है पेरीवेन्युलर रीजन में। ठीक है, जो जोन 3 हम जोन्स पढ़ के आए, थर्ड जोन में ये देखें एरो शो कर रहा है कॉन्फ्लुएंट नेक्रोसिस, और इसमें हमें लिटिल इन्फ्लामेशन भी नज़र आ रही है। रेजिडुअल जो नॉर्मल टिश्यू है उसको हमने इससे एस्टेरिक से डिनोट किया है। मॉर्फोलॉजी में याद रखिएगा कि स्कार जो है मोस्टली एब्सेंट होता है एक्यूट नेचर ऑफ द प्रोसेस में। ठीक है, एक्यूट लिवर में फेलियर में नहीं होगा स्कार। क्लिनिकल फीचर एक्यूट लिवर फेलियर के होंगे, नोजिया होगा पेशेंट को, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, फटीग, और उसके बाद जो है लाइफ थ्रेटनिंग इंसेफेलोपैथी का ऑनसेट शुरू होगा। कोएगुलेशन डिफेक्ट्स होंगे, पोर्टल हाइपरटेंशन, साथ में एसाइटीज़। तो टिपिकली इनके जो ट्रांसअमाइनेज लेवल होते हैं ये बढ़ जाएंगे थ्रू आउट दी डिजीज़। ठीक है, ये थाउजेंड्स तक जितने बढ़ सकते हैं एंजाइम। अब लिवर जो है इनिशियली इनलार्ज हो जाएगा, स्वेलिंग हो रही है और इसके अलावा एडिमा, तो इनलार्ज हो जाएगा और ये इन्फ्लामेशन की वजह से इनलार्ज हुआ है। लेकिन फिर जो है पैरेन्काइमा जो है डिस्ट्रॉय जब हो जाएगा तो लिवर ड्रामेटिकली श्रिंक कर जाएगा। अब इवेंचुअली जैसे ही हेपेटोसाइट लॉस्ट होंगे तो सीरम के ट्रांसअमाइनेज वैल्यूज़ भी कम होना शुरू हो जाएंगी और फिर डिक्लाइन कर जाएंगी रैपिडली एज देयर सोर्स डिसअपीयर, क्योंकि ट्रांसअमाइनेज हेपेटोसाइट की इंटेग्रिटी को भी बता रहे थे, तो वही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो क्या प्रोड्यूस करेगा ट्रांसअमाइनेज, इसलिए उसके भी लेवल फॉल कर जाएंगे एंजाइम के। वर्सनिंग जॉन्डिस, कोएगुलोपैथी और इंसेफेलोपैथी डेवलप करेंगे विथ अनअबेटेड प्रोग्रेशन, और जो एंड रिजल्ट है वो है मल्टी ऑर्गन फेलियर विदाउट ट्रांसप्लांटेशन एंड डेथ। मैनिफेस्टेशन एक्यूट लिवर फेलियर की फॉलोइंग होती हैं। इसमें जो है जॉन्डिस और इक्टेरिस होगा, यानी येलो डिस्कलरेशन स्किन की और स्क्लेरा की रिस्पेक्टिवली। ये क्यों होता है? क्योंकि बिलीरुबिन की रिटेंशन हो रही है और कोलिस्टेसिस हो रही है, क्योंकि सिस्टेमिकली जो है रिटेंशन हो रही है, ना कि सिर्फ बिलीरुबिन की बल्कि ऑल्सो जो बाकी सॉल्यूट्स जो बाइल में हमारे एलिमिनेट होते हैं वो, क्योंकि उनकी स्टेसिस हो रही है, एलिमिनेट नहीं हो पा रही, इस वजह से ये जॉन्डिस और इक्टेरिस हो रहा है। इसके अलावा हेपेटिक इंसेफेलोपैथी होगी। ये इनकम्पास करती है स्पेक्ट्रम ऑफ डिस्टर्बेंस को इन द कॉन्शियसनेस, जो कि रेंज कर सकते हैं कि सटल बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं या कन्फ्यूजन, स्टूपर, कॉमा और इवन डेथ भी हो सकती है। अब इंसेफेलोपैथी जो है वो बहुत दिनों के बाद डेवलप करती है, या हफ्तों या इवन महीनों के बाद ऑफ दी अक्यूट इंजरी। फ्लक्चुएटिंग न्यूरोलॉजिक जो साइंस है जिनमें रिजिडिटी, हाइपर रिफ्लेक्सिया, एस्ट्रेक्सिस ये डेवलप कर सकते हैं। एस्ट्रेक्सिस का मतलब होता है कि नॉन रिदमिक रैपिड एक्सटेंशन फ्लेक्शन मूवमेंट हो हेड की भी और एक्सट्रीमिटीज़ की, जो कि बेस्ट हमें नज़र आता है फ्लैपिंग ऑफ हैंड्स के साथ। ठीक है, जब हम पेशेंट को कहेंगे कि अपनी आर्म्स जो है वो एक्सटेंडेड पोजीशन में होल्ड करके रखें विथ डोर्सी फ्लेक्स्ड रिस्ट, तो वो फ्लैप करेंगे, इसको हम एस्ट्रेक्सिस कहेंगे। इसके अलावा एलिवेटेड अमोनिया लेवल जो है ब्लड में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ये को रिलेट करेंगे विद द इम्पेयर्ड न्यूरोनल फंक्शन, और ब्रेन इडीमा भी इसी वजह से हो रहा है, इस एलिवेटेड अमोनिया लेवल की वजह से। इसके अलावा हमारे पास पेशेंट को जो है कोएगुलोपैथी होगी, यानी कि उसका जो लिवर है वो हमें पता है कि मेन सोर्स होता है कोएगुलेशन फैक्टर का,
तो अगर वो डिक्लाइन कर जाएगा इन द फेस ऑफ लिवर फेलियर तो पेशेंट ईजिली ब्रूज करेगा, ब्लीडिंग ईजिली होगी। पैराडॉक्सिकली डायसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन जो है ये भी हो सकती है ड्यू टू द फेलियर ऑफ द डैमेज लिवर टू रिमूव द एक्टिवेटेड कोएगुलेशन फैक्टर। तो वो रिमूव नहीं हो पा रहे तो DIC भी हो सकता है, क्लॉट्स डेवलप होंगे। इसके अलावा पोर्टल हाइपरटेंशन अराइज करेगी जब डिमिनिश्ड ब्लड फ्लो होगा थ्रू द पोर्टल वीनस सिस्टम। पोर्टल वीनस सिस्टम से अगर ब्लड फ्लो डिमिनिश होगा जो कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है एट द प्री हेपेटिक, इंट्रा हेपेटिक या पोस्ट हेपेटिक लेवल पे हो सकता है। अब वाइल ये जब होगा अक्यूट लिवर फेलियर में तो पोर्टल हाइपरटेंशन जो है ज़्यादा कॉमनली देखी गई है क्रॉनिक लिवर फेलियर में, और वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अक्यूट लिवर फेलियर में जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो ज़्यादातर इंट्रा हेपेटिक होती है और मेजर जो इसमें क्लिनिकल सीक्वेंसेस है वो एसाइटीज़ हो जाती है और हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में पोर्टल हाइपरटेंशन महीनों से सालों के बाद डेवलप करेगी और वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उसके इफेक्ट्स होते हैं और वाइड स्प्रेड होते हैं, जो हम डिटेल में आगे करेंगे। अगला लास्ट है इसका क्लिनिकल फीचर हेपेटो रीनल सिंड्रोम। ये असल में रीनल फेलियर का ही एक फॉर्म होती है जो कि उन इंडिविजुअल्स में होगी जिनको लिवर फेलियर हुआ है और उनमें कोई भी इंट्रिंसिक, मॉर्फोलॉजिक या फंक्शनल कॉज नहीं है किडनी डिसफंक्शन का। ठीक है, लिवर फेलियर की वजह से किडनी फेल हुई है। असल में सोडियम की रिटेंशन और इम्पेयर्ड फ्री वाटर एक्सक्रीशन, रीनल परफ्यूजन भी कम हो गई है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी जो है वो कम हुए हैं। तो ये इसमें मेन रीनल फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। इसमें रीनल परफ्यूजन कम हो जाती है, रीनल परफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि सिस्टेमिकली वेज़ोडाइलेशन हुई है तो किडनीज़ को ब्लड नहीं इतना पहुंच रहा, तो उसमें रीनल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और हमारी जो रीनल एफरेंट आर्टीरियोल्स होते हैं वो वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे। इसके साथ साथ रास सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एक्सिस, तो उससे और ज़्यादा वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी जो कि फर्दर हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को कम कर देगी। अब ये सिंड्रोम जो है ये इस सिंड्रोम का जो ऑनसेट है वो बिगिन होगा विद द डिक्रीज इन द यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट कम होगा और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन BUN और क्रेटिनिन लेवल्स जो हैं ये बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये हमने रीनल वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। तो ये हो गई पहली टाइप लिवर फेलियर की जो कि थी अक्यूट लिवर फेलियर। दूसरी टाइप है क्रॉनिक लिवर फेलियर एंड सिरोसिस। सिरोसिस जो है ये मॉर्फोलॉजिक चेंज होता है असल में जो कि ज़्यादातर क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है। तो ये रेफ़र करता है कि इसमें डिफ्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है लिवर की इनटू द रीजेनरेटिव पैरेनकाइमल नोड्यूल्स। ठीक है, ये असल में रीजेनरेटिव नोड्यूल्स ही होती हैं पैरेनकाइमा की, जो कि फाइब्रस बैंड के साथ सराउंड हुई हुई होती हैं सिरोसिस में। तो इस फिगर में देखें ये नोड्यूल्स बन गई हैं रीजेनरेटिव पैरेनकाइमल, सिरोसिस हो गई है जो कि क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस की वजह से हुआ। इसमें देखिए ब्रॉड स्कार्स हमें नज़र आ रहे हैं जो कि सेपरेट कर रहे हैं बल्जिंग रीजेनरेटिव नोड्यूल्स को ओवर द लिवर सरफेस। ठीक है, ये नोड्यूल है और वो सराउंड हुई हुई है एक फाइब्रस स्कार के साथ। अब जो लीडिंग कॉज है इस क्रॉनिक लिवर फेलियर का पूरी दुनिया में वो याद रखिएगा, क्रॉनिक हेपेटाइटिस B, क्रॉनिक हेपेटाइटिस C, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ और अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। वाइल सिरोसिस एक कॉमन फीचर है नंबर ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का, ये एक स्पेसिफिक एंटिटी नहीं है और ये इंपॉर्टेंट है कि हम रिकॉग्नाइज़ करें कि सारी जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हैं वो सिरोसिस में टर्मिनेट नहीं करती और ना कि सारे सिरोसिस एंड स्टेज लिवर डिजीज़ करवाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को क्रॉनिक बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज़ हुई है तो वो आगे जाके सिरोसिस नहीं करवाएगी अपने एंड स्टेज में। इवन अगर उसका एंड स्टेज भी आ गया तो ज़रूरी नहीं कि सिरोसिस ही होगी। जबकि पेशेंट जिनको हमने ट्रीट भी कर लिया है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के लिए, मतलब उनको ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस थी या उनकी जो हेपेटाइटिस C थी वो क्योर भी हो गई है, तो उनका जो है लिवर फंक्शन एडिक्वेट हो भी सकता है लेकिन फिर भी उनको सिरोसिस होगी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि सिरोसिस हो तो लिवर फेलियर ही हो, इनका भी लिवर फंक्शन एडिक्वेट है लेकिन सिरोसिस हो गई है। इवन वो डिजीज़ जो कि आगे जाके सिरोसिस करवाती हैं जैसे कि अनट्रीटेड वायरल हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ और मेटाबॉलिक डिजीज़, इनमें सब में जो मॉर्फोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी है सिरोसिस की वो हर एक में डिफरेंट हो सकती है, हर एक केस में। अब मॉर्फोलॉजी देख लें तो लिवर फेलियर जो है क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड होता है सिरोसिस के साथ। देखिए इसमें ज़्यादातर हमें मोस्टली सिरोसिस मिलती है जिसमें हमें क्या मिलेगा, डिफ्यूज़ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी पूरे इंटायर लिवर की रीजेनरेटिव पैरेनकाइमल नोड्यूल्स के अंदर, जो कि मैंने फिगर में दिखाया कि सराउंड हुई हुई है फाइब्रस बैंड के साथ। ठीक है, इस तरह लिवर में ये नोड्यूल बन गई है और उसको यूँ फाइब्रस बैंड सराउंड कर रहा है। अब ये जो उसके नोड्यूलर नेचर है इस प्रोसेस का वो हमें रेडिली एविडेंट होगा, दोनों ग्रॉसली भी हमें नज़र आएगा, हम देख चुके हैं, और माइक्रोस्कोपिकली भी हमें मिलेगा। ग्रॉसली हमने इस फिगर में देखा ये, और इसके अलावा जो माइक्रोस्कोप इसकी पिक्चर है इस A फिगर में देखें
अल्कोहलिक सिरोसिस दिखाई गई है एक्टिव ड्रिंकर में, और यहाँ पे जो है ये और फॉलोइंग जो है लॉन्ग टर्म एब्स्टिनेंस, ठीक है। तो इस तरह की उसमें सिरोसिस मिलेगी। साइज़ जो होता है नोड्यूल्स का और जो पैटर्न होता है स्कारिंग का पैटर्न कैसे है कि वो स्कार या तो पोर्टल ट्रैक को एक पोर्टल ट्रैक को दूसरे के साथ लिंक कर रहा है, या तो पोर्टल ट्रैक को सेंट्रल वेन के साथ वो स्कार लिंक कर रहा है। तो मतलब साइज़, नोड्यूल्स का भी साइज़ और स्कारिंग का पैटर्न, इसके अलावा पैरेन्काइमल लॉस कितना हुआ है, कितनी डिग्री का, वास्कुलर थ्रोम्बोसिस की फ्रीक्वेंसी कैसी है, पार्टिकुलरली पोर्टल वेन की, ये सारे वेरी करेंगे डिजीज़ के हिसाब से, और इवन कुछ केसेस में इंडिविजुअल्स के हिसाब से ऑफ द सेम डिजीज़ सेम ही होगी लेकिन हर इंडिविजुअल में भी वेरी कर सकता है, ठीक है। सिरोसिस की बात हो रही है। तो जैसा कि हमने पहले मेंशन किया कि स्टेम सेल की एक्टिवेशन और डिफरेंशिएशन होगी तो वो आगे जाके डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स बना देगी जिनको हम डक्टुलर रिएक्शंस कह रहे थे। तो क्रोनिक लिवर डिजीज़ में ये डक्टुलर रिएक्शन बढ़ जाएंगे जैसे ही डिजीज़ आगे बढ़ेगी, प्रोग्रेस करेगी, और ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे हमें सिरोसिस में डक्टुलर रिएक्शंस। अब ये डक्टुलर रिएक्शन इंसाइड कर सकते हैं सम ऑफ द स्कारिंग इन द क्रोनिक लिवर डिजीज़, और थस इनका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है प्रोग्रेसिव लिवर डिजीज़ के ऊपर। उसके बाद है रिग्रेशन ऑफ द फाइब्रोसिस। तो रिग्रेशन जो है फाइब्रोसिस की, इवन अगर फुली इस्टेब्लिश्ड सिरोसिस हो गई है तो उसके बाद उसकी रिग्रेशन भी हो सकती है। तो मतलब इससे डिजीज़ की रेमिशन या उसका क्योर हो सकता है, मतलब वो फाइब्रोसिस रिग्रेस कर गई, मतलब स्कार थिन हो सकते हैं, थिनर स्कार मोर डेंसली कॉम्पैक्टेड हो सकते हैं, या इवन वो फ्रेगमेंट होना भी शुरू हो सकते हैं, टूटते जाएंगे स्कार। तो 16.6 बी फिगर देखें। इस फिगर में हमें नज़र आ रहा है थिक बैंड कोलेजन के जो कि सेपरेट हुए हुए हैं राउंडेड सिरोटिक नोड्यूल्स के साथ। इस ए फिगर में हमें थिक बैंड नज़र आ रहे हैं कोलेजन के जो कि सेपरेट हुए हुए हैं राउंड सिरोटिक नोड्यूल्स के साथ, जबकि ये बी फिगर जो है आफ्टर 1 ईयर ऑफ एब्सटिनेंस मोस्ट ऑफ द स्कार्स जो हैं वो बिल्कुल चले गए हैं, मेसन ट्राइकोम स्टेन किया गया है। तो जैसे ये फाइब्रस सेप्टा ब्रेक करते जाएंगे तो साथ में जो एडजेसेंट नोड्यूल्स होती हैं रीजनरेटिंग पैरेन्काइमा की, वो कोरेसिस करेंगी और बड़े आइलैंड्स बना देंगी, ठीक है, वो रीजनरेटिंग पैरेन्काइमा। तो सारे जो सिरोटिक लिवर हैं वो हमें शो करेंगे एलिमेंट्स दोनों, प्रोग्रेशन के भी, रिग्रेशन भी, मतलब वो रिग्रेस भी